हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड अबाउट बायो। आई एम शिवानी अग्रवाल। सो गाइस, आज का हमारा पार्ट फोर्थ हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज आवर फोर्थ ऑफ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो गाइस देखो, अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं, एक बार उसको हम देख लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या क्या समझाया था कि आखिरकार आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। आपका एटमॉस्फेयर और आपके एल्वेलाई के बीच में एक्सचेंज कैसे होता है, फिर एल्वेलाई और आपके ब्लड के बीच में कैसे होता है, देन वो ब्लड और टिश्यू के बीच में कैसे होता है। तीन स्टेप हमने देखे थे, एटमॉस्फेयर से एल्वेलाई, फिर एल्वेलाई से ब्लड में जाएगा और फिर ब्लड से कहाँ जाएगा, टिश्यूज तक जाएगा। एंड सेम वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वहां से कैसे आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड पहले टिश्यूज से ब्लड में आएगा, फिर वो ब्लड से एल्वेलाई में जाएगा और फिर एल्वेलाई से आउटसाइड में। इन पूरे के पूरे स्टेप के पीछे सिर्फ दो चीजें वर्क कर रही थी हमारा। द फर्स्ट वन वाज आर डिफ्यूजन। विदाउट डिफ्यूजन ये पॉसिबल नहीं था। एंड इसके साथ साथ आपका पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन होना। इसी प्रोसेस की वजह से आपका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस था वो पॉसिबल हो रहा था। यहां तक तो हमने देख लिया, लेकिन अब वहां पे ना एक इंपॉर्टेंट स्टेप हम मिस कर रहे थे। वो क्या, देखो, एल्वेलाई से आपका ब्लड के अंदर जा रहा है। अब बेटा, ब्लड के अंदर तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। ब्लड के अंदर होता है आपका आरबीसी, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, या फिर आप लिख लो। तो हमें अब ये चेक करना है कि आखिरकार एल्वेलाई से जो ब्लड में जा रहा है मेरा ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो वो किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, किस फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कैसे वो ब्लड के साथ मिक्सअप हो रहा है। आई थिंक लास्ट स्लाइड में ना मैंने आपको ये भी बताया था कि हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और हीमोग्लोबिन किससे बना है, आपका ग्लोबिन प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन। तो इसका मतलब ये था कि दैट विल कैरी 4 ऑक्सीजन। यहां तक हमारा क्लियर था कि वो 4 ऑक्सीजन को कैरी करेंगे। क्लियर था ना ये चीज। अब देखो, अब अगर हमें बात करनी है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन से। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ ना, तो ऑक्सीजन का टोटल 97% आपका हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होता है। हीमोग्लोबिन मींस HbO2 की फॉर्म में 97%। अब रेस्ट 3% आपका प्लाज्मा के थ्रू डिसॉल्व हो जाता है। मींस प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व हो गई, जहां जहां प्लाज्मा जाएगा वहां मेरा ऑक्सीजन जाएगा। देखो, एनसीईआरटी ने भी एग्जैक्ट यही लिखा हुआ है। एनसीईआरटी को चेक कर लेते हैं। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट का एक मीडियम है सिर्फ और सिर्फ ब्लड। तो अब ऑक्सीजन इसमें से 97% ट्रांसपोर्ट हो रही है बाय आरबीसी इन द ब्लड। एंड रिमेनिंग जो आपका 3% है वो आपका कैसे हो रहा है, डिजोल्व स्टेट में थ्रू द प्लाज्मा। सो ये स्टोरी तो हमारी किसके बारे में हुई, ऑक्सीजन के बारे में। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं उसको चेक करें एक बार। चलो, अब देखते हैं कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आखिरकार कितने नखरे दिखाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट हैं। जैसे कि इसमें पहले 20 से 25% जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 20 से 25% तो होगा आरबीसी की फॉर्म में। इट मींस कार्बामीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, HbCO2 आप इसको लिख लो। ठीक है। अब इसके बाद आपका बच जाता है 70%। तो बेटा 70% आपका होता है किसकी फॉर्म में, आपका बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव की फॉर्म में। रेस्ट 7% आपका होता है प्लाज्मा की फॉर्म में। अब ऑक्सीजन तक तो देखो कहानी एकदम सिंपल है। ऑक्सीजन में 97% आपका हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा एंड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लेकिन ये CO2 बहुत ट्विस्ट कर देगा। चलो 20 से 25% वाला भी इजी है, हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो जाएगी। ये जो 70% है इसके पीछे की स्टोरी हमें समझनी होगी कि कैसे आखिरकार बाइकार्बोनेट बनता है। 7% भी इजिली डिसॉल्व स्टेट में निकल जाएगा। ये 70% वाला हमारा कंसेप्ट को इसको बहुत वाइड बनाता है। देखो,
अब पहले हमें ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना है। अब ऑक्सीजन के बारे में इतना तो सॉल्व है कि ऑक्सीजन आपका किसकी फॉर्म में होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होगा। अब हमने ये भी देख लिया ईच हीमोग्लोबिन आपका 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, कर सकता है। अब ये ऑक्सीजन आपका हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कब करेगा, जब आपका ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, तभी तो आपका एल्वेलाई से ब्लड के अंदर आपका डिफ्यूज होगी ऑक्सीजन। ये देखो सो अगर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर व्हिच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। अब ये यहाँ पे नया ट्विस्ट आता है, इस ट्विस्ट को हम समझते हैं। देखो अब ये ट्विस्ट हमें समझाएगा ये आपका ग्राफ, इसको बोलते हैं हम आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। दिस इज आवर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये जो मैंने आपको यहाँ पे फिगर लगाई हुई है, ये आपकी एनसीईआरटी से। अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में आप देखोगे यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिलती है। एक होता है आपका यहाँ पे राइट शिफ्ट और एक होता है आपका यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट। इसको तो हम बोलेंगे आपका राइट शिफ्ट, इसको बोलेंगे हम आपका लेफ्ट शिफ्ट। ये तो देखो आपको जो बीच वाला दिखाया हुआ है तो आपका नॉर्मल कर्व है, जिसको हम सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। दिस इज नोन एज सिग्मॉइड कर्व। तो आपका एक्स एक्सिस पे क्या दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं पार्शियल प्रेशर बढ़ा रही हूँ ऐसे ही परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है। अभी क्या है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन मींस HPO2 का परसेंटेज सैचुरेशन। अब इसको निकालने के लिए एक अलग फॉर्मूला होता है। कैसे होता है इसका फॉर्मूला, होता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन अटैच्ड विद hemoglobin divided by number of, if it total number of oxygen that can attach into 100। इसका मतलब ये है कि आपका सपोज करो अभी मेरे पास पार्शियल प्रेशर है गैस का 20, जो आपकी क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का वो 20 है, तो आपका जो परसेंटेज सैचुरेशन है वो भी सपोज 20 आ रहा है। तो ये ग्राफ यहाँ पे देखो अब 20 से थोड़ा सा कम है तब आपका परसेंटेज सैचुरेशन यहाँ पे 20 दिखा रहा है। 40 देखो कहाँ पे दिखा रहा है, जब 20 से थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है। ये देखो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं आपका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं ऐसे ही हमारा जो ग्राफ है वो इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन एक टाइम आएगा कि हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होने का ग्राफ का क्या मतलब है, इसको ऐसे समझते हैं यहाँ पे। देखो हमें पता है हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन बाइंड हो सकती है। अब पहले हमने क्या करा है, एक ऑक्सीजन बाइंड कर, नंबर ऑफ ऑक्सीजन अटैच विद हीमोग्लोबिन इज 1 और टोटल कितनी अटैच हो सकती है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन अटैच डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100। अब इसका आंसर क्या आएगा 20। मींस अभी हमारा परसेंटेज सैचुरेशन क्या होगा 20 होगा जब सिर्फ एक ऑक्सीजन अटैच हुई है। जब मेरी 2 ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगी तब कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। जब 3 ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगी तब कितना हो जाएगा आपका, ये बताओ। जब 3 ऑक्सीजन अटैच होंगी तो आपको हो जाएगा 75%। और जब 4 हो जाएंगी तो ऑक्सीजन सैचुरेशन 100% हो जाएगा। और सैचुरेशन 100% पे आते ही देखो यहाँ पे 100% पे आते ही ग्राफ में देखो कांस्टेंट हो जा रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है कांस्टेंट, ये देखो यहाँ पे। अब आगे, क्योंकि आगे हमारा ग्राफ क्यों नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि आगे ग्राफ की बढ़ने की कैपेसिटी ही नहीं रही है। हमारा हीमोग्लोबिन सिर्फ 4 ऑक्सीजन को लेके जा सकता है, उससे ज्यादा को नहीं लेके जा सकते। तो कैसे अटैच कराओगे बताओ, नहीं अटैच करा पाओगे ना। एक सेकेंड बच्चों, ये यहाँ पे 60 आएगा, हाँ दिस वन इज 60, इस 75 नहीं 60 हो गया 60% है ना। अब देखो यहाँ पे आपका ये 40% पे ये आपका ग्राफ यहाँ पे आ रहा है, या फिर हम इन्हीं लेबलिंग को कर लेंगे। देखो 20% पे आपका यहाँ पे है
फिर 20 के बाद हम कितना देखना है 50, 20 और 50 के बीच में ये रहा यहाँ पे आपका लाइन पे 20। फिर इसके बाद 60 पे देख रहे हैं तो देखो 60 पे भी यहाँ पे आपका ये रहा और आपका फिर 100 पे आके यहाँ पे रुक जा रहा है ये। तो ऐसे आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व है वो बढ़ रहा है। ये नॉर्मल कर्व है, दिस इज और नॉर्मल कर्व। अब ये कर्व ना आपका राइट शिफ्ट भी हो सकता है, लेफ्ट शिफ्ट भी हो सकता है। अब राइट और लेफ्ट शिफ्ट किस कंडीशंस में होगा हमें वो पढ़ना है, क्योंकि यहां तक तो नॉर्मल सब कुछ ग्राफ में ही दिया हुआ है हमारी सारी चीजें, कि आपका जैसे जैसे हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता चला जाएगा ऐसे ही हमारा क्या होगा, कर्व इंक्रीज हो जाएगा। कर्व की नेचर क्या है, सिग्मॉइड कर्व है, सिग्मॉइड कर्व। ये होगा आपका यहाँ पे 25%। बताओ अब देखो एक चीज और समझ लो, जब मेरा एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड हुआ है सिर्फ हीमोग्लोबिन के साथ, उसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब जो 75% है अभी ऑक्सीजन वो किसके अंदर है, टिश्यू के अंदर है। 75 या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो एक हीमोग्लोबिन अभी मेरे पास ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन के पास एक ऑक्सीजन है, मींस मेरी कंडीशन ये है Hb के साथ एक O2 है सिर्फ अभी की कंडीशन में। तो इसका मतलब जो बाकी के 3 है या तो वो अभी एल्वेओलाई के अंदर है या फिर बाकी के 3 आपके अभी टिश्यू के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है इस HbO2 को कहाँ तक लेके जाना है, टिश्यू तक लेके जाना है। फिर टिश्यू में जाते ही आपका ये HbO2 ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन चली जाएगी टिश्यू के पास, वहां से टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेगी। बताओ ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं, क्लियर है। चलो अब ये जो लेफ्ट और राइट वाली कंडीशन है इसको समझ लेते हैं कि आखिरकार ये लेफ्ट और राइट क्या है, हमें क्या ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक साइड तो आप लिखेंगे लेफ्ट शिफ्ट और एक साइड आप लिखेंगे राइट शिफ्ट। अब देखो राइट शिफ्ट में हमेशा याद रखना राइट शिफ्ट सिर्फ कब होगी, जब आपकी अनफेवरेबल कंडीशन होगी, अनफेवरेबल कंडीशन आपकी बॉडी के अंदर होगी तब आपके इस ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व में राइट शिफ्ट हो जाएगा। जब आपकी फेवरेबल कंडीशंस होंगी, फेवरेबल कंडीशन होंगी तब आपका लेफ्ट शिफ्ट होगा। अब अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है कि आपका जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो आपका Hb+O2 में ब्रेक डाउन होगा, मींस इसका ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे। लेकिन फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, Hb+O2 मिलके बनाएगा HbO2, मींस यहाँ पे क्या होगा आपका फॉर्मेशन होगा। अब आप मुझे खुद बताओ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कब करेगा, इन योर लंग्स, लंग्स में ही तो बाइंड करेगा, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आएगी आपकी ब्लड कैपिलरी के अंदर जाएगी, और आपके ब्रेक डाउन कब होगा, ब्रेक डाउन आपके टिश्यूज में होगा। तो हमेशा राइट शिफ्ट कहाँ पे आएगी, टिश्यूज के पास आएगी, लेफ्ट शिफ्ट हमेशा लंग्स के पास आएगी। इतनी चीजें क्लियर या नहीं आप लोगों को, ये बताओ यहां तक सब कुछ क्लियर। अब राइट शिफ्ट को ही हम आपका बोलते हैं बॉहर इफेक्ट, क्योंकि एक बॉहर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस इफेक्ट को स्टडी किया था, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बॉहर इफेक्ट। एंड लेफ्ट शिफ्ट को हम बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट, क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट को स्टडी किया था आपके हेल्डन साइंटिस्ट ने। दिस इज नॉन एज हेल्डन इफेक्ट। यहां तक कंडीशन सब। अब फेवरेबल कंडीशंस में क्या क्या होगा वो लिखते हैं। फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है, सबसे पहले कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपका लंग्स है उनके अंदर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन, मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लंग्स के अंदर हाई है, तभी तो वहां से ब्लड के अंदर आपका क्या होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा। अब वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आई है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वहां पे H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। अब H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन कम होगी तो आपका मीडियम एसिडिक होगा या बेसिक होगा, बेसिक मीडियम होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे पीएच कैसी हो जाएगी, पीएच आपकी हाई हो जाएगी। बेसिक मीडियम में पीएच हाई होती है। अब इसके साथ साथ आपका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा आपका वहां पे लो। ये वाली कंडीशन बताओ समझ में आई, सारी कंडीशन को रिलेट करना है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब सिर्फ इतना है
कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आया प्रॉपर अमाउंट में। अब इसका जस्ट अपोजिट करो, सारी चीजें अपोजिट लिख दो। उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखती हूँ ताकि आपको दिख जाए, चेंज कलर से, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। यहाँ पे चेंज कंडीशन क्या क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई कर दो, H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन भी बढ़ा दो, पीएच यहाँ पे लो कर दो, तो अब मीडियम हो जाएगा आपका एसिडिक। और बच्चों टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। कर दिया सारा अपोजिट। फेवरेबल कंडीशन में बस ये पॉइंट याद रखना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई है तभी तो हीमोग्लोबिन के साथ वो बाइंड करेगा। अब ऑक्सीजन का हाई है, कार्बन डाइऑक्साइड का लो होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है, एसिडिक नेचर की होती है, तो आपका नेचर वहां का कैसे हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो नेचर बेसिक होगा। बेसिक नेचर में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम रहती है, पीएच हाई रहती है, टेम्परेचर लो रहता है। बताओ सारी चीजें क्लियर या नहीं आप लोगों को कि कब लेफ्ट शिफ्ट होगा, कब आपका राइट शिफ्ट होगा। अब आपको समझ में आ गया कि सिर्फ आपको लेफ्ट शिफ्ट में एक कंडीशन आती है, आपका जो कर्व है ये लेफ्ट शिफ्ट तब होगा जब आपकी बॉडी के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लो होगा या टेम्परेचर आपका लो होगा। चलो अब हम एनसीईआरटी को देख लेते हैं, एनसीईआरटी ने हमारा क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको कहता कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन। ये किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है कि आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर, बहुत सारे फैक्टर है जो मैंने सारे आपको लिखवा दिए जो इस बाइंडिंग के साथ अफेक्ट करते हैं। तो इसी से एक सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन होता है व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब हम प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। एंड दिस इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर। इससे फैक्टर को इफेक्ट करने के लिए बताया गया कि फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, कैसे उससे चेंजेस आएंगे। पार्शियल प्रेशर वाला देख लिया, कंसेंट्रेशन ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद एल्वेलाई के अंदर व्हेन देयर इज हाई PO2, हाई पार्शियल प्रेशर है तो लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अभी लिखवाया मैंने आपको लेस H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर भी होगा। ये सारी की सारी कंडीशंस किस चीज को फेवर करेंगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को फेवर करेंगी। ये स्टेटमेंट ना आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब याद आएगा कि हाँ ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। जबकि टिश्यूज में इसका अपोजिट होगा बिकॉज वहां पे क्या होता है, बोहर इफेक्ट लगता है। लंग्स के पास लगता है आपका हेल्डेन इफेक्ट where low PO2, high PCO2, high H positive concentration and higher temperature exit. So ये कंडीशन सारी किसको फेवरेबल करती है, आपका डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। राइट, सो दिस क्लियरली इंडिकेट दैट ऑक्सीजन गेट बाइंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है एंड गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यूज पे आकर डिसोसिएट हो जाती है क्योंकि टिश्यूज के अंदर PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई है। अब वहां पे तो ऑब्वियसली हाई होगा ही ना क्योंकि टिश्यूज कॉन्टिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, वो ब्लड के अंदर दे रहा है, तो इसलिए वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, एसिडिक मीडियम हो जाएगा, टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा। देखो एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने साथ 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है टिश्यूज तक। 100 ml ब्लड एक साथ 5 ml ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। बताओ ये वाली चीज सबको समझ में आई कि कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है। अब तक सिर्फ हमने ऑक्सीजन पढ़ा है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पढ़ा है अभी हमने। समझ आ गया पूरा का पूरा? कहीं भी कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी मुझे बता सकते हैं। चलो ये हमने पूरा फिनिश कर लिया। अब हम चलते हैं आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे। ये एनसीईआरटी वाली स्टोरी ना बाद में पढ़ेंगे, पहले हम खुद की स्टोरीज बना लेते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग सबसे पहले कि जो ये आपका ट्रांसपोर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलेगी, टिश्यूज से निकलेगी, तो पहले टिश्यूज बना लें। चलो ये मैंने बना दिया एक आपका टिश्यू। बच्चों टिश्यूज के अंदर क्या चल रहा होता है, क्या चल रहा होता है यहाँ पे C6H12O6 का ब्रेक डाउन। तो इससे क्या बन रहा है यहाँ मेरा, यहाँ पे CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है। ये मेरा क्या है, टिश्यू है। अब मुझे इस टिश्यू से इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है क्योंकि मुझे फूड को और ज्यादा ब्रेक डाउन कराना है, तो मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे।
तो मुझे ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। अब वो कैसे होगा, अब देखो, ये सपोज करो मैंने बना दी यहाँ पे एक आरबीसी, रेड कलर से बनाते हैं, अच्छी लगेगी। दिस इज माई आरबीसी, ये मैंने बना दिया। चलो यहाँ पे एक ब्लड कैपिलरी भी बना देते हैं। इसका डायग्राम बड़ा अच्छा सा बनाएंगे ताकि बच्चों को सारी चीजें क्लियर हो जाए। और ये बाहर क्या है भरा हुआ, पूरा ब्लड प्लाज्मा। चलो बना दिया हमने ब्लड प्लाज्मा, लिख दो यहाँ पे दिस इज माई ब्लड प्लाज्मा एंड दिस वन इज आवर आरबीसी। ये हमारी आरबीसी है, ये हमारा ब्लड प्लाज्मा है, और हमको पढ़ना है क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड के अभी मैंने आपको 3 पॉइंट्स लिखवाए थे, कोई बच्चा बता सकता है कौन कौन से लिखवाए थे, कि आपका कितना 20 से 25% तो जाता है किसके थ्रू, HbCO2 के थ्रू। तो देखो HbCO2 के थ्रू, अब हमारे यहाँ पे इस आरबीसी के पास HbO2 है, और हमने अभी देखा यहाँ पे लगेगा बॉहर इफेक्ट, बॉहर इफेक्ट यहाँ पे लगेगा। इसका मतलब ये HbO2 ब्रेक डाउन होगा Hb+O2 में। हुआ ब्रेक डाउन यहाँ से, तो ये ऑक्सीजन मेरी ट्रांसफर हो जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे ट्रांसफर हो गई मेरी ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रांसफर। अब बच्चों ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रांसफर हो गई, अब ये जो बेचारी कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी तो बोलेगी ना कि मेरे को भी अंदर लो, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो गई। यहाँ पे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होती है, 20 से 25%, और बाकी जो 7% है ये आ जाएगी प्लाज्मा के अंदर। ये आ गए मेरे कार्बन डाइऑक्साइड, इसी के अंदर डिसॉल्व हो गए। 20 से 25% क्या करेगी, Hb+CO2 के साथ कंबाइन होके बना लेगी HbCO2। बना लिया इसने, अब बच गई हमारी 70%। 70%, अब ये 70% कैसे होती थी, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। 70% होती थी HCO3 नेगेटिव की फॉर्म में। अब ये समझना है। अब बच्चों देखो आरबीसी के अंदर मुझे पता है वाटर होता है, ये रहा मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट वाटर। अब यहाँ पे एक ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, वाटर के साथ इसने वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्शन कर ली, और रिएक्शन करके बना लिया क्या, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक हो जाएगा, एकदम से ब्रेक होगा, किसके अंदर ब्रेक होगा, H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव में, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ये डायरेक्टली। अब ये बाइकार्बोनेट जैसे ही बना किसके अंदर, आरबीसी के अंदर, ये डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाएगा बाहर, HCO3 नेगेटिव, ये आ गया सारा बाहर HCO3 नेगेटिव। अब जैसे ये प्लाज्मा के अंदर आया, अब प्लाज्मा के अंदर क्यों आया, क्योंकि आपका जो ये आरबीसी की वॉल होती है ना, दिस इज परमिएबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ HCO3। HCO3 के बहुत ज्यादा हाईली परमिएबल होती है, तो आरबीसी से निकल के HCO3 बाहर। अब बाहर इसको मिले क्या, सोडियम आयन, इसको बाहर सोडियम आयन मिले, इसने जल्दी से सोडियम के साथ रिएक्शन करके NaHCO3 बना लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब ये जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में डिफ्यूज होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट के, सोडियम के साथ कंबाइन होके बना लेगी सोडियम बाइकार्बोनेट। नाम लिख लो इसका अगर नहीं याद रहता है आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी फॉर्म में ये आपकी डिफ्यूज हो जाएगी कहां तक, अब यहां से निकल के इसको कहां तक जाना है, एल्वियोलाई तक जाना है, फिर एल्वियोलाई से डायरेक्टली डिफ्यूजन हो जाएगा, सॉरी पहले ये ब्लड आपका एल्वियोलाई के पास जाएगा, एल्वियोलाई वाली रीजन में जाएगा ना, फिर वहां से ब्लड से एल्वियोलाई में, फिर आपके एल्वियोलाई से बॉडी से बाहर एटमॉस्फेयर में, यही तो कराना है ना। अब देखो अब एक छोटा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, ये जो H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन बनती जा रही, मतलब कार्बोनिक एसिड बनते जा रहे अराउंड, आपको पता है आपकी ब्लड के अंदर 300 मिलियन आरबीसी होते हैं, तो ये तो मैं सिर्फ आपको एक आरबीसी का दिखा रही हूँ, तो क्या आरबीसी एसिडिक नहीं हो जाएंगी, वो डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगी एसिडिक मीडियम में। अब इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इस कंडीशन से बचने के लिए ना हमारे आरबीसी को कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। वो क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, पहली चीज तो
आपका एक नेगेटिव आयन अंदर से निकल के बाहर, अंदर से बाहर आ रहा है, तो अंदर की परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी ना, आपके जो इनर वाले आरबीसी उसकी परमिएबिलिटी, तो उस परमिएबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ना आपके क्लोराइड आयन अंदर चले जाएंगे, इस HCO3 की जगह क्लोराइड आयन अंदर चले जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट, क्यों क्लोराइड शिफ्ट हमें यहाँ पे कराना पड़ा? टू मेंटेन द परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी को मेंटेन कराने के लिए हमारे जो क्लोराइड आयन है वो डिफ्यूज हो जाएंगे इनटू आरबीसी फ्रॉम प्लाज्मा, प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर डिफ्यूज हो जा रहे हैं। लेकिन अब ये H पॉजिटिव वाली कंडीशन तो फिर भी मेंटेन है यहाँ पे। अब ये H पॉजिटिव वाली कंडीशन क्या करेगी? देखो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन बच्चों बढ़ रही है। अब ये हाइड्रोजन आयन क्या कराता है? डिसोसिएशन कराएगा HbO2 का, HbO2 का डिसोसिएशन कराएगा और खुद उसके साथ कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन होने के बना लेगा HHB, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। दिस इज नोन एज हीमोग्लोबिनिक एसिड। तो अब हमारे आरबीसी को अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो थोड़ा सा तो ऑक्सीजन का सेक्रीफाइस कराना पड़ेगा। वहां पे डिफ्यूज जो ये डिसोसिएशन हो रहा था इसको डिसोसिएट, क्योंकि अब हमें कंबाइन तो किसके, अभी आप बोलोगे कि मैम वहां पे तो डिसोसिएशन वैसे भी हो ही रहा है, हो रहा है ना वैसे भी डिसोसिएशन तो, लेकिन बच्चों ये हीमोग्लोबिन फ्री थोड़े ही ना है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी तो कंबाइन होना है, फ्री नहीं है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होना है। लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड तो कंबाइन हो रही है इसके साथ, इसीलिए तो सिर्फ 20 से 25% हो पाती है, ऐसे तो 100% नहीं हो सकती थी। क्यों नहीं होती 100%? क्योंकि बहुत कम HB मिल पाते हैं, बहुत कम हीमोग्लोबिन मिल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस तो चलेगा, क्योंकि आरबीसी के अंदर वाटर है, कार्बोनिक एसिड बनेगा ही बनेगा, H पॉजिटिव निकलेगा ही निकलेगा, तो ये H पॉजिटिव हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी से बाइंड कर जाता है और बना लेगा हीमोग्लोबिनिक एसिड। इसीलिए बहुत कम अमाउंट में, मतलब सिर्फ 20 से 25% ही कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में डिफ्यूज हो पाती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला पूरा प्रोसेस मुझे बताओ समझ में आया नहीं? इस पूरे प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है, क्यूट सा नाम, हैमबर्गर फेनोमेनन। हैमबर्गर फेनोमेनन। और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है बच्चों? टिश्यूज के पास हो रहा है ये प्रोसेस। अब इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस कहाँ पे होगा? लंग्स के पास होगा, क्योंकि यही आरबीसी जब ये लोडेड है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ब्लड प्लाज्मा में CO2 है, ये सब जाएगा कहाँ? एल्वियोलाई के पास। अब एल्वियोलाई के पास आते ही क्या हो जाएगा? ये HbCO2 ब्रेक हो जाएगा, HbCO2 CO2 कहाँ पे? एल्वियोलाई के पास चला जाएगा और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, वो कंबाइन हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपका एज इट इज चलता रहता है। सिर्फ कंसेप्ट आपको पार्शियल प्रेशर और डिफ्यूजन का माइंड में रखना है और इनकी परसेंटेज ध्यान रखना, तो बेटा पूरा चैप्टर बहुत इजी लगेगा आपको, सीरियसली बहुत इजी लगेगा। क्लियर? चलो अब हम देख लेते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या लिखते हैं इस बारे में। एनसीईआरटी भी तो रीड करना जरूरी है ना। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कितना? सिर्फ 20 से 25। उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वहां पे हीमोग्लोबिन फ्री नहीं रहता, उसके साथ हाइड्रोजन आयन जुड़ जाते हैं। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एग्री कर रहे हैं हम? PO2 इज अ मेजर फैक्टर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एक ऐसा मेजर फैक्टर है जो इसकी बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकता है। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होगा, क्योंकि टिश्यूज वहां पे बना रही है, उसको प्रोड्यूस करे, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो होगा टिश्यूज के अंदर, देन मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादा बाइंडिंग होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। वेयरएज जबकि अगर आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होगा एल्वियोलाई के अंदर, उस कंडीशन में आपका डिसोसिएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन, जो कि होना है पॉसिबली, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है तो बेटा डिसोसिएशन ही तो कराना पड़ेगा ना एल्वियोलाई के पास जाते ही, और टिश्यूज के पास फॉर्मेशन कराना पड़ेगा। ओवरऑल CO2 विच इज अ बाउंड टू हीमोग्लोबिन, जो आपका हीमोग्लोबिन से बाउंड है, फ्रॉम द टिश्यूज, उसको हम डिलीवर करते हैं कहाँ तक? एल्वियोलाई तक। आरबीसी कंटेन अ वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स। आरबीसी के पास हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एंजाइम जो ये प्रोसेस करा रहे हैं। देखो ये प्रोसेस मैंने आपको बताया ना, एक सेकेंड, ये वाला H2CO3 का फॉर्मेशन वाला जो प्रोसेस है ना, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कराता है, इसको लिख लो, ये हम मिस कर गए यहाँ पे,
कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में आपका प्रोसेस होता है। चलो ठीक है। एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा के अंदर 7% होता है। ये एंजाइम फैसिलिटेट करता है इस रिएक्शन को, CO2H2O के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएगी, तब कार्बोनिक एनहाइड्रेज होगा और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा HCO3H2O। फिर HCO3 कहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा, प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा से वापस रिटर्न में क्या आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा इन रिटर्न, ताकि उस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी वगैरह इन सबको मेंटेन कर ले। एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, टिश्यू में जहां पे हमारा पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई है, ड्यू टू कैटाबॉलिज्म प्रोसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। कैटाबॉलिज्म इज द ब्रेक डाउन, ठीक है। तो CO2 आपकी डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड के अंदर, आरबीसी और प्लाज्मा, एंड फॉर्म करेगी HCO3 H पॉजिटिव, ये सारी चीजें। एल्वियोलर साइड पे क्या होगा, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लो है, रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन, वहां पे रिएक्शन बेटा अपोजिट डायरेक्शन में होगी, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड वाटर बन जाएगा, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा। CO2 ट्रैप हो जाएगी एज कार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा एट द एल्वियोल, इज रिलीज आउट एट CO2। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना डिलीवर करता है, 4 ml ऑफ CO2 डिलीवर करता है एल्वियोलाई तक, टिश्यूज से एल्वियोलाई तक 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज करता है। बताओ ये वाली चीजें समझ में आई। अब नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट वन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब बच्चों रेस्पिरेशन का जो रेगुलेशन है वो 2 टाइप से होता है। एक होता है आपका केमिकल रेगुलेशन और एक होता है आपका न्यूरल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन, केमिकल रेगुलेशन के अंदर क्या होता है, केमिकल रेगुलेशन का मतलब यह है कि वहां पे बहुत सारे कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो कीमो रिसेप्टर्स को सिग्नल कहाँ पे मिलता है, चलो हम पहले ना अपना कीमो वाला ही पढ़ लेते हैं, फिर न्यूरल वाला नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। देखो क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, वो भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट योर कैरोटिड बॉडीज पे प्रेजेंट होता है, एट कैरोटिड बॉडीज, वहां पे आपकी प्रेजेंट है। अब ये कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट कब होंगे, जब आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। एक्सेस ऑफ CO2 एंड H पॉजिटिव आयन ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, दे विल स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन। आपके ब्रेन का रेस्पिरेटरी सेंटर मींस आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा को भेजेंगे सिग्नल कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ गई है, अब आपको एक्सपायरेशन कराना है। एक्सपायरेशन कराने के लिए सिग्नल्स भेजेंगे, क्योंकि आपकी क्या है, कैरोटिड बॉडीज पे कीमो रिसेप्टर्स हैं, उसके साथ साथ आपकी आयोटिक बॉडीज पे कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड आपका ब्रेन के पास यहाँ पे कुछ कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो जैसे बॉडी के अंदर CO2 H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वो आपकी मेडुला ऑब्लोंगेटा का सिग्नल भेजेगा, एंड उसकी वजह से क्या होगा, आपका इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन बढ़ेगा। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन को स्टिमुलेट किया जाएगा। बस इसके अंदर आपको इतना याद रखना है। फिर हम देखते हैं न्यूरल के अंदर क्या होगा। न्यूरल के अंदर बेसिकली हमें पता है नर्व्स का ही होगा रोल। चलो अब देखते हैं न्यूरल, फिर एनसीईआरटी रीड करेंगे। न्यूरल रेगुलेशन, अब बेटा न्यूरल रेगुलेशन के अंदर ना 2 सेंटर्स आते हैं। कौन कौन सा सेंटर, पहला सेंटर होता है आपका इसके अंदर मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर, एंड सेकेंड वन होता है आपका यहाँ पे पोन्स रेस्पिरेटरी सेंटर। मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर एंड पोन्स रेस्पिरेटरी सेंटर। अब मेडुलरी के अंदर भी 2 पार्ट्स आते हैं, एक होता है आपका DRG, एक होता है आपका VRG। व्हाट इज DRG? DRG इज द डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर, या फिर डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप भी हम इसको बोल देते हैं, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब क्यों बोलता है इसको, क्योंकि ये आपके जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ना, उसकी डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है,
और ये आपके इसके वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इनका ये नाम दिया है। पोन्स रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर दो सेंटर आता है, पहला सेंटर होता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर, न्यूमोटेक्सिक सेंटर, सेकंड होता है ए न्यूस्टिक सेंटर। अब डीआरजी का काम क्या होता है, डीआरजी को एक और चीज बोलते हैं हम आरआरसी। आरआरसी का मतलब होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी बोलते हैं, जिसका क्वेश्चन भी आता है आपका नीट एग्जाम में कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आपके डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है मेडुला ओब्लोंगेटा के, मेडुला ओब्लोंगेटा के डोर्सल साइड में। अब इसका काम क्या होता है, सिर्फ स्टिमुलेट करना इंस्पिरेशन को, आपके इंस्पायरेशन को स्टिमुलेट करना इसका काम होता है। अब वेंट्रल वाले का क्या काम है, वेंट्रल वाले का बच्चों काम है आपका दोनों को इंस्पायर स्टिमुलेट करना, इंस्पायरेशन को भी प्लस एक्सपायरेशन को भी, प्लस एक्सपायरेशन, दोनों को ये स्टिमुलेट करने का काम करता है। अब ये आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करता है, ये आपके इंस्पायरेशन को स्विच ऑफ करा देता है, मतलब लिमिट करा देता है, ताकि आप कम इनहेल करें ऑक्सीजन को, लिमिट करेगा इंस्पायरेशन को। एंड यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि आपका स्विच ऑफ कौन करता है रेस्पिरेशन को, या फिर इंस्पायरेशन को कौन स्विच ऑफ करता है, स्विच ऑफ द इंस्पायरेशन। और ए न्यूमोटेक्सिक सेंटर सॉरी ए न्यूस्टिक सेंटर आपका क्या करता है, इट कंट्रोल डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन, कि कितनी ज्यादा इंस्पायर आपको करना है उसकी डेप्थ को कंट्रोल करता है आपका ये। चारों पॉइंट्स यहां तक लिख लो। फिर इसके बाद एक और कंडीशन आती है, क्या, अगर आपका पोन्स हाइपर एक्टिव हो जाए, जो ये पोन्स रेस्पिरेटरी सेंटर है ना, ये हाइपर एक्टिव अगर हो जाए तो क्या होगा, इफ पोन्स बिकम हाइपर एक्टिव, तो इसकी वजह से दो कंडीशंस हो जाती हैं। पहली कंडीशन होता है आपका जो ब्रीथिंग होगा उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा, इट विल इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीथिंग, मीन्स आप बहुत फास्ट ब्रीथिंग करने लग जाएंगे। जब आप दौड़ते हैं ना तो फास्ट आपकी ब्रीथिंग हो जाती है, वो इसी वजह से होता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर की वजह से। अब ब्रीथिंग का रेट फास्ट हो रहा है तो ब्रीथिंग की ड्यूरेशन, जल्दी आप सांस लेंगे तो उसका ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन डिक्रीजेस, ये आपको याद रखना है। बाकी जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे आपको एक क्लियर हो जाएगा। चलो अब एनसीईआरटी को देख लेते हैं। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है आपका, ह्यूमन बीइंग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम, रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमंस के पास एक बहुत अच्छी एबिलिटी है, टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज, कि हमारे बॉडी टिश्यूज की डिमांड कैसी है उस चीज को, बॉडी टिश्यूज की डिमांड ज्यादा है तो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर हमारे इंस्पायरेशन के रेट को बढ़ा देगा, बॉडी टिश्यूज की डिमांड कम है तो उसको एक नॉर्मल वे में ले आएगा। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन, मेडुला रीजन के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, कहाँ पे, डोर्सल साइड में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इस रेगुलेशन के लिए, अभी बताया था। अनादर सेंटर आपका पोन्स रीजन, ब्रेन का जो पोन्स रीजन है वहां पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूमोटेक्सिक सेंटर, जो आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, इस सेंटर से न्यूरल सिग्नल्स निकलते हैं जो आपके ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को रिड्यूस कर देंगे और आपके रेस्पिरेटरी रेट को एंटर कर सकते हैं। एक कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट, कीमोसेंसिटिव मतलब वो आपका केमिकल रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, इस रिदम सेंटर के एडजेसेंट साइड में कीमोसेंसिटिव एरिया भी प्रेजेंट होता है जो CO2 के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव, जैसे ही CO2 और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी एकदम से सिग्नल जाएगा। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर, इस सेंटर को ये एक्टिवेट कर सकते हैं, विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर पे सिग्नल पहुंचाएंगे टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट, आपके रेस्पिरेटरी प्रोसेस के अंदर जो नेसेसरी एडजस्टमेंट है वो किए जाएं, बाय विच these substances can be eliminated, जिससे ये आपका जो CO2 और H पॉजिटिव बने इनको एलिमिनेट किया जाए। रिसेप्टर्स आपके आयोटिक आर्क पे प्रेजेंट होते हैं, कैरोटिड आर्टरी में, जो रिकॉग्नाइज कर देते हैं CO2 और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के चेंजेस में, एंड नेसेसरी सिग्नल भेजते हैं आपके रिदम सेंटर फॉर री मेडिकल एक्शन।
The role of oxygen in the regulation of rhythm center is quite insignificant. मीन्स आपका जो ऑक्सीजन का रोल है वो इतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा CO2 का रोल है, कि बॉडी के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हर चीज को वो आपके इफेक्ट करेगा, इसलिए CO2 को बॉडी के बाहर निकालना ही निकालना है। ठीक है, सो गाइस हमारा यहाँ पे फिनिश होता है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इसके डिसऑर्डर्स रह गए। अब मैं डिसऑर्डर सिर्फ इसलिए नहीं करा रही हूँ अभी क्योंकि मैंने वो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के भी नहीं कराए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों के डिसऑर्डर्स को ना मैं आपके एक लेक्चर में फिनिश करा दूंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ विटामिन वगैरह वाला भी रह रहा है, मीन्स ओवरऑल आपका थोड़ा सा कंसेप्ट रह रहा है उसमें। उन दोनों को और इसके डिसऑर्डर्स को मैं अलग से लेक्चर में फिनिश करूंगी। तब तक आपको क्या करना है, मैंने पूरा लेक्चर आपका कवर अप कर दिया, इसके साथ साथ एनसीईआरटी भी मैंने आपको यहीं पे करा दिया है। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, देखो एमटीजी की बुक आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पे दी हुई है, उस बुक को ओपन करो एंड क्वेश्चन सॉल्व करो। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना बुक में आंसर मत देखो, आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हो या फिर आप यहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन अपना डाल दो, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी, या फिर जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। बट जरूरी है आप लोग पढ़ो, बिकॉज आपको पता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा वेटेज रहता है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी, एंड इवन स्टूडेंट्स की इंटरेस्टिंग भी होती है। सबसे ज्यादा आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी अच्छा लगता है। बायोटेक्नोलॉजी भी मैंने आपका पूरा फिनिश किया हुआ है, उसमें सिर्फ आपका एप्लीकेशन वाला चैप्टर रह रहा है, उसको भी मैं आपका स्टार्ट करूंगी एक दिन। तो ट्राई करो जिस वे में मैं आपको करा रही हूँ उसी स्पीड से आप करो। विद इन अ वीक हम एक एक चैप्टर फिनिश करेंगे। एक वीक में एक चैप्टर फिनिश होगा तो आप खुद देखो ना, आपका 6 वीक में ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। एंड बहुत छोटे छोटे लेक्चर में अपलोड कर रही हूँ, आप 1 घंटा तो ऐसे ही फ्री इधर उधर खेलने वेलने में भी लगा देते हो ना, तो 1 घंटा बैठ के लेक्चर देख लो। साथ साथ आप जो लेक्चर में आज अपलोड करो तो उसको उसी दिन आप निपटा लो, ताकि नेक्स्ट डे जो लेक्चर आएगा बाई चांस आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो ओवर बर्डन ना हो। अगर आप ऐसे करोगे कि सोचेंगे संडे में बैठ के एक दिन सारे लेक्चर देख लेंगे, तो प्लीज ऐसा मत करना, ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। डेली मैं लेक्चर अपलोड कर रही हूँ तो उसको ट्राई करो डेली का डेली ही देखना। वो उसी की वजह से ये होगा कि आपने जो आज लेक्चर देखा उसके साथ साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि मैं एक पूरा टॉपिक कवर करा रही हूँ यहाँ पे, ताकि बच्चों को प्रॉपर टाइम मिल जाए क्वेश्चन सॉल्व करने का। मेनली बच्चे यही करते हैं, लेक्चर सुन लेते हैं, नोट्स बना लेंगे, बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। बट आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप चाहते हो नीट में एक अच्छा स्कोर लेके आना तो प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एक हैबिट बना लो, उसको मिस मत करो, उसके अंदर लेजीनेस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चलो अब हम मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो को देखना, अच्छी लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक जरूर कर देना। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।